नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। देखिए, अपन आज बात करेंगे हिंदी अनिवार्य का जो अपना संजीव डेश वर्क का जो सेकंड मॉडल पेपर है, उसके प्रश्न उत्तरों की बात करेंगे। एक एक नंबर वाले खालिस्तान वाले जो प्रश्न हैं उनकी अपन बात करेंगे, बाकी प्रश्नों को अपन यहाँ पर नहीं करेंगे। तो आपको बता दें कि एक एक नंबर वाले जो प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ये सारे आपको याद हो जाते हैं तो आपके परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं, और नंबर कटने के जो चांस रहते हैं वो इन्हीं प्रश्नों में ज़्यादा रहेंगे। जो बड़े वाले क्वेश्चन हैं, जो निबंध वगैरह है, उनमें आपके नंबर नहीं कटने वाले हैं ज़्यादा। ठीक है, तो इनमें ज़्यादा जो है बिल्कुल ही गलत हो सकते हैं प्रश्न, अगर आपकी तैयारी अच्छे ढंग से नहीं हुई है। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न हमारा जो रहता है कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है, और नीचे दो वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं उनको आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। आपको मैं यहाँ पर बता दूं कि इन प्रश्नों को आपको पेपर में नहीं करना है, बल्कि आपको जो आंसर सीट दी गई है, जो उत्तर पुस्तिका दी गई है, जो कॉपी दी गई है, उसमें आपको ये सारे प्रश्न करने हैं। और प्रश्नों में अगर इंस्ट्रक्शन में ऐसा लिखा हुआ है कि सारणी बना के उत्तर दें, तो सारणी बनाकर उत्तर देना है, अन्यथा आपको सारणी नहीं बनानी है। ठीक है, चलिए एक एक प्रश्न को अपन देखते हैं। इसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ लेना, मेरा ये पढ़ा हुआ है इसलिए मैं सीधे सीधे जो है वो प्रश्नों पर ही आता हूँ। देखिए, हमारा जो पहला प्रश्न आएगा वो आएगा गद्यांश के शीर्षक से संबंधित। तो यहाँ पर पहला प्रश्न यही है कि उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है। तो यहाँ पर देखिए, चार ऑप्शन है हमारे पास में कि बस्तियों की कमी, बाजारीकरण, विज्ञान की प्रगति और नगरीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा नगरीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति। दूसरा हमारा जो प्रश्न है कि वर्तमान में किस प्रवृत्ति का विकास हो रहा है। तो आपको बता दें, चार ऑप्शन यहाँ पर हैं कि नगरीकरण, औद्योगिकीकरण, बाजारीकरण, व्यक्तिकरण। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा नगरीकरण। तीसरा हमारा प्रश्न है कि निम्न में से किस आधार पर मनुष्य अपने जीवन को व्यतीत कर सकता है। तो इसका राइट आंसर जो रहने वाला है वो रहने वाला है तर्क और बुद्धि। ठीक है, देखिए चार ऑप्शन है, इनमें तर्क और बुद्धि जो अपने वहां पर आया है, पढ़ लेना आप। ठीक है, चौथा हमारा प्रश्न है कि प्रबुद्ध मानवीय प्रयत्न से बदला जा सकता है। क्या बदला जा सकता है। तो चौथे का पहला ऑप्शन है कि सांप्रदायिकता की प्रवृत्ति को, ब है भौतिकता की प्रवृत्ति, स है पलायनवादी प्रवृत्ति, और द है नगरीकरण की प्रवृत्ति। तो चौथे में आएगा नगरीकरण की प्रवृत्ति। ठीक है, पांचवा हमारा क्वेश्चन है कि नगरीकरण की प्रवृत्ति को रोका जा सकता है, इन्हें किससे रोक सकते हैं। तो यहाँ पर पहला होगा छोटे समुदायों को समाप्त करके, गांवों का आकर्षक विकास करके, या सुख सुविधाओं का विकास करके, या सहयोगात्मकता का विकास करके। तो पांचवे का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा गांवों का आकर्षक विकास करके नगरीकरण की प्रवृत्ति को रोका जा सकता है, ताकि नगर आगे बढ़े ही नहीं। अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न, कि प्रतिवर्ष शहरों की जनसंख्या बढ़ रही है, किस कारण से बढ़ रही है। इसका पहला ऑप्शन है बाजारीकरण के कारण, दूसरा है सुख सुविधा के कारण, स रहेगा नगरीकरण के कारण, और द रहेगा उपरोक्त सभी। तो देखिए, बाजारीकरण के कारण भी प्रतिवर्ष जो है वो शहरों की जो जनसंख्या है वो बढ़ रही है, सुख सुविधाओं के कारण भी बढ़ रही है, और नगरीकरण के कारण भी बढ़ रही है। तो हमारे सारे के सारे ऑप्शन जो है वो सही यहाँ पर रहने वाले हैं। चलिए, हमारे ये पांच क्वेश्चन जो थे, सॉरी 6 क्वेश्चन जो थे वो अपने अपठित गद्यांश से थे, और 6 क्वेश्चन अब आएंगे अपठित पद्यांश से। तो ये अपठित जो पद्यांश है वो आप ध्यानपूर्वक पढ़ लेना। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं और इसको आराम से पढ़ सकते हैं। उसके बाद में आप जो है नीचे वाले जो क्वेश्चन है उनके आंसर दे लेना, क्योंकि मैंने तो ये पढ़ लिया है, आप इसको आराम से पढ़ लेना। चलिए, मैं सीधे प्रश्नों पे आता हूँ। हमारा सातवां जो प्रश्न रहेगा कि मनुष्य का जन्म किस उद्देश्य से हुआ है। मनुष्य का जन्म किस उद्देश्य से हुआ। पहला ऑप्शन है कर्म करने के लिए, दूसरा है जीवन सफल बनाने के लिए, तीसरा है यशस्वी बनने के लिए, और चौथा है ईश्वर भक्ति के लिए। तो आपको बता दें कि ईश्वर का जो जन्म है वो कर्म करने के लिए हुआ है। आठवां प्रश्न हमारा रहेगा कि ईश्वर ने मनुष्य को कौन सी विशिष्ट चीज दी है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन रहेगा चलने के लिए पैर, ब सोचने के लिए मस्तिष्क, स रहेगा बोलने के लिए वाणी, द रहेगा काम करने के लिए हाथ। तो हमारे इसका राइट आंसर रहेगा काम करने के लिए हाथ जो है वो विशिष्ट चीज भगवान ने हमें दी है। नौवां क्वेश्चन है कि काव्यांश में संदेश निहित है प्रगति का, काम करने का, निराश न होने का, या जीवन को सार्थक बनाने का। तो यहाँ पर नौवे का आंसर रहेगा कि काम करने का जो कवि ने यहाँ पर संदेश दिया है। 10वां क्वेश्चन है कि ईश्वर किसका सहारा बनता है।
भक्ति करने वालों का, कर्म करने वालों का, धर्म करने वालों का या प्रगति करने वालों का। तो आपको बता दें कि ईश्वर सिर्फ कर्म करने वालों का साथ देता है। चलिए इसके बाद में है 11वां प्रश्न कि नर हो न निराश करो मन को, पंक्ति में कौन सा अलंकार यहाँ पर रहेगा। तो आपको बता दें कि यहाँ पर जो अलंकार रहेगा न की आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर रहेगा अनुप्रास अलंकार। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें तो हमारा 12वां प्रश्न रहेगा अपठित वाले में लास्ट क्वेश्चन है कि अखिलेश्वर शब्द के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं। अखिलेश्वर जो शब्द है उसके पर्यायवाची कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है। ए में है सुरेश ईश परमेश्वर, ब में है सुरेश जगदीश ईश्वर, स में है देवेश जगन्नाथ प्रभु और द में है ईश परमात्मा प्रभु। तो देखिए यहाँ पर भगवान के आगे तो यहाँ पर देखिए अपना द वाला जो है वो राइट आंसर रहता है कि ईश है, परमात्मा है और प्रभु है। ठीक है, सुरेश जो है वो इंद्र भगवान के लिए लिया जाता है, देवेश भी इंद्र भगवान के लिए आ गया इसमें और सुरेश भी उसमें ये आ गया। तो ये तीनों ही जो है वो सही नहीं है, बाकी चौथा जो रहेगा इसमें सारे जो है भगवान के ही जो पर्यायवाची हैं वो यहाँ पर रहेंगे। ठीक है, चलिए इतना ही समझ में आए होंगे। अभी जो है अपन बात करेंगे रिक्त स्थान वाले प्रश्नों की। तो देखिए दूसरा प्रश्न जो रहेगा वो अपने रिक्त स्थान से रिलेटेड रहेगा। तो पहला ही हमारा प्रश्न है कि विचार विनिमय के मौखिक एवं लिखित माध्यम को कहते हैं। क्या कहा जाता है भाई, मौखिक हो चाहे लिखित माध्यम हो, अगर विचारों का आदान प्रदान हो रहा है तो वो कहलाएगी भाषा। क्या कहलाएगी, भाषा। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, भाषा रहेगा। अगला प्रश्न है कि संस्कृत लिपि में लिखी जाती है। संस्कृत कौन सी लिपि में लिखी जाती है भाई, तो संस्कृत और हिंदी की जो लिपि रहती है वो रहती है देवनागरी। कौन सी रहती है भाई, देवनागरी। ठीक है, याद रहेगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन है कि मोहन गदा है, वाक्य में शब्द शक्ति है। तो मोहन गदा है यहाँ पर मुख्य अर्थ में बाधा हुई है और बाधा होने के बाद में जो इसका लक्ष्य करके अर्थ निकाला गया, गधा का मतलब वो गधे की तरह काम करता है, मेहनती है। ठीक है, या मूर्ख के अर्थ में भी यहाँ पर ले सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों ही अर्थ रहेंगे। बाकी देखिए तीसरे का जो सही रहेगा वो रहेगा अपने लक्षणा शब्द शक्ति, क्योंकि मुख्य अर्थ में बाधा हुई है और लक्ष्य करके अर्थ निकाला है, इसलिए लक्षणा शब्द शक्ति है। चौथा हमारा क्वेश्चन है कि जिस शक्ति के द्वारा साक्षात संकेतित अर्थ का बोध हो, साक्षात संकेतित अर्थ का बोध हो शब्द शक्ति कहते हैं। उसे कौन सी शब्द शक्ति कहते हैं भाई, उसे कहते हैं अपन अभिधा शब्द शक्ति। कौन सी रहेगी, अभिधा रहेगी। याद हो जाएगा। चलिए आगे बात करें। 5वां क्वेश्चन हमारा जो रहेगा कि जग भव सागर तरने को नाव बनाए, उक्त पंक्ति में अलंकार है। भव सागर संसार रूपी सागर, तो सीधा सा इसका निकल जाएगा। यहाँ पर कौन सा अलंकार है, यहाँ पर जो अलंकार रहेगा वो रहेगा रूपक अलंकार। ठीक है, चलिए आगे बात करें। यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। हाँ, छठा क्वेश्चन जो हमारा रहेगा कि तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तो इस पंक्ति में तय वर्ण की क्या हो रही है भाई, तय वर्ण की पहला जो खाली स्थान आएगा उसमें आपको लिखना है आवर्ती। पहले में क्या हो रही है, आवर्ती हो रही है के कारण अलंकार है। जहाँ पर आवर्ती की बात आती है, वर्णों की आवर्ती की बात आती है, वहाँ पर अलंकार कौन सा आ जाता है, अनुप्रास आ जाता है। कौन सा आएगा भाई, अनुप्रास अलंकार आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे तीसरे क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो तीसरे प्रश्न में आपको जो है व्याकरण के कुछ प्रश्न हैं, कुछ पाठ्य पुस्तकों के प्रश्न हैं। देखिए पहला प्रश्न है कि निम्न पारिभाषिक शब्दों के अर्थ आपको लिखने हैं। तो यहाँ पर एक्शन का पारिभाषिक जो शब्द होगा वो होगा एक्शन। एक्शन का अर्थ होगा कार्यवाही। क्या होगा, कार्यवाही। एक्शन किसे कहते हैं, कार्यवाही को कहते हैं। जो कार्यवाही करते हैं उसको क्या कहा जाता है, एक्शन कहा जाता है। और एजेंट, एजेंट का हिंदी अर्थ आपको लिखना है अभिकर्ता। क्या लिखना है, अभिकर्ता। ठीक है, लिख लोगे। चलिए दूसरा जो प्रश्न रहता है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रश्न होता है। यहाँ पे आपको इतने दिनों तक जो है जो परीक्षाएं होती थी उनमें अंग्रेजी मीनिंग दिया जाता था और उसका हिंदी अर्थ पूछा जाता था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर इसका जो है हिंदी मीनिंग दिया गया है, आपको इसका पारिभाषिक शब्द लिखना है, यानी अंग्रेजी मीनिंग आपको यहाँ पर लिखना है। तो संदर्भ के लिए यहाँ पर अंग्रेजी मीनिंग जो रहेगा वो रहेगा कॉन्टेक्स्ट, CONTEXT। ठीक है, तो ये रहेगा इसका संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ। ठीक है, चलिए तीसरा का प्रश्न है कि गांव के बच्चों की इंद्र सेना द्वारा द्वार द्वार पर पानी मांगते क्यों चलती थी। भाई वो हर जगह पानी क्यों मांग रही थी, वो इसलिए मांग रही थी क्योंकि सूखा पड़ चुका था और
अनावृष्टि की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। अनावृष्टि यानी बिल्कुल भी वर्षा नहीं होने को अनावृष्टि कहते हैं। तो अनावृष्टि के कारण जो है यहाँ पर जो थी इंद्र सेना द्वार द्वार जाकर पानी की मांग कर रही थी। ठीक है, चलिए मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर ले लेता हूँ कि रेडियो के संदर्भ में फीचर का क्या अर्थ होता है। तो फीचर का अर्थ जो है एक सीधा सा अर्थ आपको लेना है। फीचर का जो अर्थ रहेगा वो रहेगा रूपक। क्या रहेगा? रूपक रहेगा। अगला हमारा प्रश्न रहेगा कि यशोधर बाबू ने कौन सी अदा किशनदास से सीखी थी। तो किशनदास से उनको एक बहुत अच्छी चीज़ मिली थी। वो क्या मिली थी? देखो कि यशोधर बाबू जब भी खुश होते थे तो खुश होते हुए वो झेंपते थे, यानी खुश होकर झेंपने की जो कला थी वो सिर्फ किसमें थी? खुश होकर झेंपने की जो कला थी वो उन्होंने, और झेंप कर वो खुश होते थे, यानी खुश होकर झेंपना और झेंपते हुए खुश होना, ये उन्होंने जो कला सीखी थी वो सीखी थी किशनदास से। चलिए अगला प्रश्न रहेगा कि यशोधर बाबू का बड़ा लड़का कहाँ नौकरी करता था। तो आपको बता दें कि बड़ा लड़का जो था वो एक विज्ञापन कंपनी में काम करता था। किसमें काम करता था? विज्ञापन कंपनी में काम करता था। ठीक है, और नौकरी कर रहा था। विज्ञापन कंपनी में काम करता तो नौकरी तो करेगा ही। चलिए हमारा 7वां क्वेश्चन रहेगा कि वसंत पाटिल कौन था? जूझ कथा आत्मकथात्मक अंश के आधार पे बताना है। तो वसंत पाटिल जो था वो लेखक की कक्षा का एक दुबला पतला, बिल्कुल दुबला पतला सा एक लड़का था, और जो था शांत स्वभाव का था, और पढ़ने में जो था वो बहुत ही होशियार था, और कुछ है नहीं इसके बारे में। तो वसंत पाटिल का आपको ये परिचय मिल गया। चलिए 8वां प्रश्न रहेगा कि लेखक को किस संबंध में पूरा विश्वास था? जूझ कहानी के आधार पे, आत्मकथा अंश के आधार पर आपको बताना है कि किस संबंध में आपको उनको पूरा विश्वास था। लेखक को देखो खेती करने के संबंध में पूरा विश्वास था कि जन्म भर खेती करने के बाद भी हाथ उनके कुछ लगने वाला है नहीं। तो ये रहेगा इसका राइट आंसर। 9वां प्रश्न है कि कागज और पेंसिल न होने पर भी लेखक किस पर और किस से कविता लिखता था। तो आपको बता दें कि कागज पेंसिल न होने पर भी जो लेखक था हमारा वो लकड़ी या पत्थर के टुकड़े से भैंस की पीठ पर रेखा खींचकर लिखता था। बिल्कुल लेखक लिखता था, और पाठ में ये फोटो भी दिया गया है भैंस वाली, तो ना। चलिए आगे बात करें कि कुंवर नारायण की 2 रचनाओं के नाम आपको लिखने हैं। तो कुंवर नारायण की 2 रचनाएं मैं यहाँ पर बता दूं, चक्रव्यूह है और परिवेश हम तुम। और भी आपको याद करनी है, 2 से काम नहीं चलाना है आपको। 11वां प्रश्न रहेगा कि महादेवी वर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो महादेवी वर्मा का जो जन्म है वो होता है 1907 ईस्वी को। कब होता है भाई? 1907 ईस्वी को फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में। ठीक है, याद हो गए इतने? चलिए फिर भी याद नहीं हुए तो वीडियो को एक बार रिमाइंड करके आप देख लें। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत अच्छे प्रश्न जो है वो यहाँ से बने हैं। बहुत अच्छा योगदान अपन संजीव डेश्वर का कह सकते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छा योगदान वो दे रहे हैं। ठीक है, तो मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और अभी तक अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।